Hello friends, welcome to Wow Education. Today we are going to read new lesson of class 6, that is lesson 8 of history. And the name of the lesson is Ashoka, the emperor who gave up war. जो लेसन का नाम है ये अपने आप में ही बता रहा है कि व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस लेसन। तो अशोका के बारे में पढ़ेंगे। वो एक ऐसा एम्परर था जिसने वॉर को गिव अप कर दिया। गिव अप का मतलब हमेशा के लिए त्याग दिया। Now next is a very large kingdom that is known as empire. Empire का क्या मतलब होता है? जब किसी का किंगडम बहुत बड़ा हो जाता है। जिससे पहले के लेसन में मैंने आपको बताया था जनपदास एंड महाजनपदास। जब कोई जनपद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है बाकी जनपदों के कंपैरिजन में, तो उसको वी कॉल इट महाजनपद। तो ऐसे ही एम्पायर भी क्या होता है? एम्पायर इज ऑल्सो अ वेरी लार्ज किंगडम दैट इज नोन एज एम्पायर। The lions that we see on our notes and coins, they have a long history. आपको दिखाई दे रहे हैं इंडिया का जो ये नेशनल साइन है। जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, उनके ऊपर आपको हमेशा ये लायन के साइन दिखाई देंगे। ये भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो हमारी इंडिया की करेंसी है। दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, इसीलिए इसके ऊपर लायन का साइन है। ये जो सिक्के हैं, सिक्के भी हमारी कंट्री के ऑफिशियल जो हैं ये वो हैं मेटल्स हैं। तो ये भी करेंसी है ना, तो इसके ऊपर भी देखो लायन का साइन है। तो ये पता है आपको कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं एक स्टोन का पिलर है। ये दिख रहा है आपको इतना बड़ा पिलर। इसके टॉप में ये एक सारनाथ में है, उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ इज़ अ प्लेस। तो यहाँ पर एक पिलर मिला था और उस पिलर के टॉप में जो है ये आपको शेर दिखाई दे रहे हैं। आप फ्रंट से देखोगे तो केवल 3 शेर दिखते हैं, अदरवाइज इसके बैक साइड में जाओगे तो देयर इज़ वन मोर लायन। तो टोटल 4 लायंस है ना। तो इस पिक्चर की क्या जो है इम्पोर्टेंस है वही हम इस लेसन में वी आर गोइंग टू रीड। Let us know about Ashoka. Who was he? He was one of the greatest rulers known to the history. हिस्ट्री में जितने भी रूलर्स हुए हैं उनमें से एक महान रूलर था अशोका। एंड ऑल हिज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वर इंस्क्राइब्ड ऑन पिलर्स। और जो उसके इंस्ट्रक्शंस हैं, है ना। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? राजा के जो आदेश होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं। आजकल जब अगर कोई प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर निकालता है तो वो ऑर्डर आपके जो है सारे न्यूज़ चैनल्स पे आ जाते हैं, अगले दिन पेपर में भी आ जाते हैं, या फिर जो है वो इंटरनेट में आ जाते हैं, वेबसाइट में आ जाते हैं। पर पुराने टाइम पे तो ऑल दीज मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशंस वर नॉट देयर। तब वो क्या करता था? राजा अपने ऑर्डर्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़े बड़े पिलर्स बनवाता था और उन पिलर्स में इन सारे वर्ड्स को खोदाई करा के लिखवाता था। इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है? लिखवाना। ऑन पिलर्स एज वेल एज ऑन रॉक सरफेस। रॉक का जो सरफेस है उसके ऊपर भी। अब रॉक क्यों चुनते थे बेटा ये लिखने के लिए? क्योंकि रॉक्स जो होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कहाँ से लाते होंगे ना इतने बड़े बड़े रॉक्स? बाप रे, देखो पिलर कितना बड़ा बना दिया है। तो रॉक के ऊपर रॉक रखा होगा, रॉक के ऊपर रॉक रखा होगा, तभी तो इतना बड़ा पिलर बना होगा, है ना। तो पिलर ये देखने में भी सुंदर है और जो उसको देखेगा तो ऑब्वियसली वो इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेगा भी, और जब वो कोई पढ़ेगा तो वो इनको फॉलो भी करेगा। इसीलिए अशोका ने ये सारे इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। Now let us talk about Mauryan Empire. The empire that Ashoka ruled was founded by his grandfather Chandragupta Maurya. जो मौर्यन एम्पायर है वो किसने फाउंडेड किया था? वो इट वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, और ये अशोका का ग्रैंडफादर था। और वो कब हुआ था? मोर देन 2300 ईयर्स अगो। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य और कौटिल्य। ये जो कौटिल्य दिख रहे हैं आपको, ये इनके प्राइम मिनिस्टर थे। ये बहुत शार्प माइंडेड थे, बहुत ब्रिलियंट थे, क्लेवर थे, है ना। तो इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने में बहुत हेल्प की है। तो जो कौटिल्य हैं उनके 3 नाम है बेटा, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो किसी भी नाम से अगर हम बुलाते हैं तो इसका मतलब वी आर कॉलिंग द नेम ऑफ चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त।
Next is Arthashastra. Now, what is Arthashastra? Many of Chanakya's ideas were written down in a book called the Arthashastra. तो अर्थशास्त्र एक बुक है which was written by कौटिल्य, जिसको कौटिल्य ने लिखा है. इसमें कौटिल्य के पूरे जो आइडियाज़ हैं उन्होंने लिखा है कि राजा को कैसे काम करना चाहिए, राजा की जो जनता है उसको कैसे काम करना चाहिए, राजा को अपने दुश्मन के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए. तो राजा और पॉलिटिक्स के बारे में जितनी सारी बातें हैं वो सारी बातें उन्होंने अपने इस बुक अर्थशास्त्र में लिखी हैं. नेक्स्ट है डायनेस्टी. नाउ व्हाट यू मीन बाय डायनेस्टी? व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, देन द फैमिली इज ऑफन कॉल्ड अ डायनेस्टी. सपोज करो अगर आप में से किसी का सरनेम गुप्ता है, आपका नाम सपोज करो अतुल गुप्ता है, आपके फादर का नाम महेश गुप्ता था, आपके ग्रैंडफादर का नाम तुलसी दत्त गुप्ता था, आपके ग्रैंडफादर का नाम दौलत राम गुप्ता था, है ना. तो सबके नाम तो अलग अलग हैं बट वो एक चीज़ सब में कॉमन है, वो क्या है? गुप्ता. तो इसका मतलब आप कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग कर रहे हो, आपका जो वंश है वो कौन सा है? आपका जो वंश है वो है गुप्ता वंश. तो उसी को वी कॉल इट डायनेस्टी इन इंग्लिश. व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली दे बिकम रूलर्स वन आफ्टर अनदर, है ना. बट जो रूलर्स होते हैं उनकी डायनेस्टी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. जब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा राजा बनता है और सेम फैमिली से बनता है, तब हम उनके परिवार को डायनेस्टी बोलते हैं. अब देखो ये तीनों एक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं एंड द नेम ऑफ देयर डायनेस्टी इज मौर्य. मौर्य डायनेस्टी फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य. चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका सन बिंदुसारा ही बिकेम नेक्स्ट किंग. बिंदुसार के बाद नेक्स्ट उसका जो सन है अशोक, ही बिकेम द किंग. अशोक के बाद भी उसके जो पुत्र थे वो राजा बने. तो इस प्रकार से मौर्यन डायनेस्टी है. ये सब किसको बिलोंग करते हैं? मौर्यन डायनेस्टी को. नेक्स्ट है मौर्यन इम्पॉर्टेंट सिटीज़. अब मौर्य लोगों की, जो मौर्यन एम्पायर थी उनकी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी थी? देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द एम्पायर लाइक कैपिटल पाटलिपुत्र. सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी कौन सी होगी किसी भी राजा के लिए? वो होगा उसका कैपिटल यानी राजधानी. तो वो थी इनकी पाटलिपुत्र. ये देख रहे हो आप ब्लू डॉट, तो ये उनकी कैपिटल सिटी है. तक्षशिला वॉज अ गेटवे टू द नॉर्थ वेस्ट. ये आपको तक्षशिला दिख रहा है, तो ये तक्षशिला जो है ये गेटवे था. गेटवे मतलब जो होता है इंडिया के अंदर घुसने के लिए, एंट्री करने के लिए आपको तक्षशिला से होकर आना पड़ता था. यहाँ पे लिखा हुआ है जितने भी ब्लैक डॉट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं और जितने रेड डॉट्स हैं वहाँ पर अशोका के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं. ओके. वाइल उज्जैन ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया. उज्जैन दिखाई दे रहा है आपको, ढूंढते हैं ये रहा. उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश में है. ये जो अभी एरिया दिखाई देता है ना, ये पूरा मध्य प्रदेश में है. तो उज्जैन कहाँ जाने के लिए? हमको साउथ में जाने के लिए उज्जैन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूट था. मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन प्रोबेबली लिव्ड इन दीज सिटीज़. तो ये जो सिटीज़ दिख रही हैं बड़ी बड़ी, यहाँ पे कौन लोग रहते होंगे? उस समय के बड़े बड़े मर्चेंट्स रहते होंगे. मर्चेंट्स मीन्स बिजनेसमैन. ऑफिशियल्स मतलब जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते थे. क्राफ्ट पर्सन मतलब जो बहुत अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स बनाते थे. तो दे ऑल पीपल दे यूज टू लिव इन दीज सिटीज़. और वो एक सिटी से दूसरी सिटी में घूमते रहते होंगे फॉर देयर बिजनेस. अब ये रेड डॉट देखो, कुछ इंपॉर्टेंट डॉट देखो. कांधार, कांधार में भी इंस्क्रिप्शन मिला है ना. लंपका, यहाँ पर भी इंस्क्रिप्शन मिला है. मंचसेरा, कालसी, कालसी आपको पता है उत्तराखंड देहरादून में है. मेरठ उत्तर प्रदेश में है. लुम्बिनी, लौरिया, गुज्जरा, सारनाथ. सारनाथ का भी हमने पिलर देखा था, है ना, जिसके ऊपर 4 लायंस हैं. कौशाम्बी, इलाहाबाद, रूपनाथ, सांची, पंगुररिया, सन्नति, सोपाड़ा, गिरनार, मस्की, येरागुड्डी, ब्रह्मगिरी, जोगाड़ा, धौली. तो देखो इतनी सारी जगह पे ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में जो है अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे. मौर्यन विलेजेस. अब मौर्य लोगों के जो विलेजेस होते थे वो कैसे होते थे? हमारे जैसे ही थे क्या? इन अदर एरियाज देयर वर विलेजेस ऑफ फार्मर्स एंड हर्डर्स. फार्मर्स के विलेजेस भी होते थे और हर्डर्स के विलेजेस भी होते थे. इन सम एरियाज सच एज सेंट्रल इंडिया
There were forests where people gathered forest produce and hunted animals for food. पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो जो मौर्यन विलेजेस होते थे उनके भी विलेज हमारे गाँव के जैसे जैसे आजकल हम लोगों के पास गांव होते हैं, उनमें फार्मर्स भी रहते थे, हर्डर्स भी रहते थे। और सेंट्रल इंडिया में क्या था, बहुत सारे फॉरेस्ट थे। सेंट्रल इंडिया कौन सा है पता है आपको? अभी का जो मध्य प्रदेश है ना, वो सेंट्रल इंडिया है ना, हमारे इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच है ना। दैट्स वाई दैट स्टेट इज़ नोन एज सेंट्रल इंडिया। और उसको हिंदी में बोलते भी तो हैं मध्य प्रदेश। मध्य का मतलब होता है सेंटर। वहाँ पर के जो लोग थे वो आदिवासी थे, वो फॉरेस्ट में रहते थे और वहाँ पे फॉरेस्ट से जो भी मिलता था प्रोडक्शन उसको वो लोग इकट्ठा करते थे। एंड हंटेड एनिमल्स फॉर फूड, और खाने के लिए वो लोग एनिमल्स का हंटिंग करते थे। वो लोग खेती वगैरह नहीं करते थे, वो जंगलों में रहते थे। तो आपको पता है जंगल के अंदर तो खेती करना इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज उसके लिए दे हैड टू कट लॉट नंबर ऑफ ट्रीज़। पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एम्पायर स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और अलग अलग पार्ट्स में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे। जैसे हम लोग अभी भी जो है अलग अलग स्टेट्स में वी हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। नाउ सी डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड किंगडम। अब एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंस है बेटा? एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स बिकॉज एम्पायर्स आर लार्जर देन किंगडम्स। ओके, जो एम्पायर्स होते थे वो किंगडम से बड़े होते हैं। किंगडम तो हर किसी को हम किंगडम बोलेंगे, जैसे ये पांड्यास किंगडम है, और ये कलिंगा किंगडम है ना, और ये मौर्यास किंगडम है, ये कालूचरीज किंगडम है। ये देखो कितने सारे किंगडम्स हैं, छोटे मोटे सब बहुत सारे किंगडम्स हैं। अब देखो ये है एम्पायर। ये देखो ये जितना भी आपको ये क्रीम कलर का पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा आपका किंगडम है। तो एज यू कैन सी किंगडम इज़ वेरी वास्ट, सॉरी ये एम्पायर इज़ वेरी वास्ट, और किंगडम जो होते हैं सो स्मॉल इन एरियाज होते हैं। तो इसलिए एम्पायर को चलाने के लिए राजा को बहुत सारा रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स का मतलब होता है पैसा। एंड नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज़, और एम्पायर का जो राजा होता है उसकी आर्मी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसको इतनी बड़ी टेरिटरी को संभालना पड़ता है। सो ऑल्सो दे नीड अ लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस, और इनके विलेजेस से टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए उनको बहुत सारे ऑफिसर्स भी चाहिए होते थे। नेक्स्ट है रूलिंग द एम्पायर। एम्पायर को कैसे रूल किया जाता था उस समय? एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज। ये देख रहे हो आप, मौर्यन एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। इन दिस लेसन वी पर्टिकुलरली आर टॉकिंग अबाउट ओनली एम्परर अशोका। तो हम अशोक जो है ही बिलोंग्स टू मौर्यन एम्पायर। तो मेनली हम मौर्यन एम्पायर के बारे में और अशोका के बारे में बात करेंगे। ओके, सो द एरिया अराउंड पाटलिपुत्रा वॉज अंडर द डायरेक्टर कंट्रोल ऑफ द एम्परर। जो उसकी कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। एज यू कैन सी इट ओवर हियर, पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। नाउ अडेज इट इज़ नोन एज पटना। तो पटना और मौर्यन एम्पायर की क्या थी, कैपिटल थी। तो पाटलिपुत्र के आसपास का जो एरिया था वो राजा खुद ही संभालता था, उसको खुद ही देख लेता था। दिस मेंट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम farmers, herders, craft persons and traders who lived in villages and towns in the area। तो इसके आसपास के जितने भी सिटीज़ और टाउन्स और विलेजेस थे वहाँ से कलेक्ट करने के लिए, टैक्स कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑफिसर्स थे जिनको गांव-गांव भेजा जाता था, और वो टैक्स जमा करके राजा को देते थे, है ना। ये देखो ये फार्मर्स है, फार्मर्स से टैक्स लेते थे। नेक्स्ट है हर्डर से भी टैक्स लेते थे। और ये क्राफ्ट पर्सन है जो कुछ ना कुछ बनाते हैं सुंदर चीज़ें, दे आर नोन एज क्राफ्ट पर्सन। और ये ट्रेडर्स हैं जो बिजनेस करते हैं या व्यापार करते हैं, दे आर नोन एज ट्रेडर्स। तो इन सब लोगों से टैक्स लिया जाता था। नेक्स्ट है मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइस केप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल्स। जो मैसेंजर्स होते थे, मैसेंजर्स का मतलब क्या होता है, जो राजा का मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, तो वो हमेशा मैसेजेस को इधर से उधर ले जाया करते थे। आज के टाइम पे तो वी हैव व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, फ़ोन है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एकदम हम जो है विद इन फ्यू सेकेंड्स वी कैन टॉक टू एनी पर्सन लिविंग एट एनी डिस्टेंस। कितने भी दूर क्यों ना बैठा हो कोई, हम उससे तुरंत बात कर सकते हैं।
बट उस समय में बेचारों के पास ये सब चीज़ें नहीं थी, तो वो अपने बड़े बड़े मैसेंजर्स यानी उनको घोड़ों में बिठा के भेजा करते थे और वो राजा का चिट्ठी लेके दूसरे जगह पे जाया करते थे। इसके अलावा मौर्यन लोग जो हैं स्पाइस रखते थे। स्पाइस का मतलब होता है जासूस, जो क्या करते थे, जो ऑफिशियल्स होते थे ना, जो टैक्स कलेक्ट करते थे, उनके ऊपर दे यूज टू कीप अ वॉच, वो उनके ऊपर नज़र रखते थे। और नज़र क्यों रखते होंगे आपको पता है? नज़र इसलिए रखते थे कि कहीं वो टैक्स लेने के लिए गांव वालों को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, ट्रेडर्स को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, क्राफ्ट्समैन को परेशान तो नहीं कर रहे हैं, या ले रहे हैं तो जो टैक्स उसको राजा को सबमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। राजा ने जितना टैक्स बोला है उतना टैक्स ले रहे हैं या उससे ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए राजा ऑफिशियल्स के ऊपर भी स्पाइस यानी जासूस रखता था। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल, और उन सब को कौन देखता था? उन सबको राजा देखा करता था, विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। अब इतने बड़े एम्पायर को राजा अकेला तो नहीं चला सकता है ना, इसलिए पुराने टाइम पे राजा लोग बहुत सारी शादियां करते थे, कभी 8, 10, 12 शादियां करते थे, और हर शादी से जितने बेटे होते थे वो सारे पुत्र भी उसको हेल्प किया करते थे। ऑफिशियल पनिश देम हु डिसोबेड द रूल्स, तो जो ऑफिशियल्स होते थे वो अपने अपने एरिया में उन सबको पनिशमेंट देते थे जो राजा का रूल या फिर स्टेट का रूल फॉलो नहीं करते थे। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरी, अब जो ये ऑफिशियल्स होते हैं वो फ्री में तो काम नहीं करेंगे, है ना, तो राजा क्या करता था? उनको कंटिन्यूसली या रेगुलरली उनको सैलरीज देता था। There were other areas or provinces. Each of these was ruled from a provincial capital. अब जो इतना बड़ा जो एरिया है राजा का, उसमें उसको बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते थे। उन पार्ट्स को प्रोविंसेस बोलते थे, और हर प्रोविंस की एक कैपिटल होती थी, है ना। जैसे कन्नौज है, कन्नौज की कोई कैपिटल होगी, उज्जैन है, उज्जैन की कोई कैपिटल होगी। तो इन प्रोविंसेस को कौन रूल करता था? एंड रॉयल प्रिंसेस वर ऑफन सेंट एज गवर्नर्स, और जो प्रिंसेस होते थे, राजा के जो पुत्र होते थे या उसके जो और रिलेटिव्स होते थे, उनको इन प्रोविंसेस का गवर्नर यानी उनका जो हेड होता है इस प्रोविंसेस का, वो बना के भेज दिया करता था। लोकल कस्टम्स एंड रूल्स वर प्रोबेबली फॉलोड, इसके अलावा जो लोगों के लोकल कस्टम्स होते हैं, अपने रीति रिवाज होते थे, वो लोग अपने इंडिपेंडेंस से उनको फॉलो करते थे। Besides, there were vast areas between these centers. Here the Mauryas tried to control roads and rivers. और मौर्याज ने जो है अपने एम्पायर में जो इम्पोर्टेंट रोड्स और रिवर्स हैं उनको कंट्रोल करके रखा, क्योंकि आपको पता है रोड्स और रिवर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। वो ट्रांसपोर्ट के लिए, बिजनेस के लिए, आर्मी के मूवमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये रोड्स और रिवर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे। इसलिए मौर्यन एम्पायर ने इनको हमेशा कैप्चर करके और अपने हिस्से में रखा, अपने कब्जे में रखा। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। अगर हम नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे तो पता है आपको कौन सा वाला एरिया होगा? ये वाला एरिया होगा। ये एरिया नॉर्थ है और ये एरिया वेस्ट है, तो इन दोनों के बीच के एरिया को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो एरिया था नॉर्थ वेस्ट एरिया, ये ब्लैंकेट के लिए बहुत फेमस था। यहाँ के ब्लैंकेट बड़े सॉफ्ट और बड़े गर्म होते थे। इसके अलावा साउथ इंडिया, तो ये हमारा जो है ये साउथ इंडिया है ना, एंड इट वाज फेमस फॉर गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। यहाँ का गोल्ड और स्टोन बहुत फेमस थे। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, और राजा को जो है ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती थी। राजा को ट्रेडर्स लोग ये सारी चीज़ें गिफ्ट में दिया करते थे, ठीक है। तो ये जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट नॉर्थ वेस्ट में, और ये जो गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स है ये साउथ इंडिया में मिलता था। ट्रिब्यूट, अब ट्रिब्यूट क्या होता है? ट्रिब्यूट का मतलब होता है जैसे उपहार, है ना, गिफ्ट। अनलाइक टैक्सेस which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible. जो आपका टैक्स होता है वो तो रेगुलर बेसिस पे आपको कंपलसरी देना ही देना है ना। जो राजा के ऑफिसर्स होते थे उनको
लेना ही होता था टैक्स। बट जो ट्रिब्यूट होता है, जब आप किसी को गिफ्ट करते हो, गिफ्ट आप किसी को ज़बरदस्ती तो नहीं करते हो ना, गिफ्ट आपको जब करते हो जब आपको किसी को गिफ्ट देने का मन करता है। तो ट्रिब्यूट भी ऐसे थे, दे वर कलेक्टेड व्हेन इट वाज पॉसिबल, जब जब किसी को इच्छा होती थी देने की तब तब वो राजा को ट्रिब्यूट दिया करते थे। एंड फ्रॉम पीपल हु गेव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर और लेस विलिंगली। विलिंगली का मतलब होता है इच्छा से। कभी कभी जो है उनकी इच्छा नहीं होती थी देने की, बट फिर भी अगर राजा उनके एरिया में आ गया है घूमने के लिए तो उनको राजा को देना पड़ता है ना, खुश करने के लिए। और कभी कभी उनकी खुद की इच्छा होती थी देने के लिए को गिफ्ट। जो ट्रिब्यूट होता है, आप जैसे किसी शहर में गए जहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस है, तो वहाँ के लोगों ने राजा को साड़ियाँ गिफ्ट कर दी कि प्रिंसेस के लिए या उसकी क्वीन के लिए। या कहाँ के जो है बहुत जो सुंदर बर्तन बनते हैं तो बर्तन को जो है उन्होंने गिफ्ट कर दिया। या किसी जंगल की तरफ गया राजा तो वहाँ के आदिवासियों ने उसको फ्रूट वगैरह गिफ्ट कर दिया। या किसी और जगह गया तो वहाँ के लोगों ने बहुत सुंदर से बने हुए जूते, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें राजा को गिफ्ट कर दी। ये तो कुछ आइटम्स हैं जो लोग गिफ्ट कर सकते थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उस समय लोगों ने राजा को गिफ्ट किया होगा। देयर वर ऑल्सो द फॉरेस्टेड रीजन्स, और किसी किसी जगह में हमने पहले भी बताया है ना, फॉरेस्टेड रीजन होते थे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट होते थे, जिनके अंदर पीपल लिविंग इन दीज एरियाज वर मोर और लेस इंडिपेंडेंट। जो इन फॉरेस्ट के अंदर रहते थे वो लोग, कभी उनको ज़्यादा आज़ादी मिली होती थी, राजा उनके रहने के स्टाइल में, उनके काम करने के स्टाइल में कोई इंटरफेयर नहीं करता था, बट सम टाइम राजा उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस नहीं देता था। बट मैनी हैव बीन एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एलिफेंट्स, टिम्बर, हनी एंड वैक्स टू मौर्यन ऑफिशियल। पर जो बेचारे गांव में रहते थे, सॉरी जो जंगलों में रहते थे, उन लोगों को भी राजा को कुछ न कुछ देते रहना पड़ता था। देखो, फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा मिलते थे क्या, एलिफेंट्स। और एलिफेंट्स तो किसी भी आर्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो वो लोग एलिफेंट्स गिफ्ट किया करते थे। या फिर टिम्बर मतलब जो लकड़ी मिलती है, लकड़ियाँ गिफ्ट किया करते थे। हनी भी मिलता है जंगल में बहुत सारा, हनी गिफ्ट किया करते थे। या जो वैक्स होता है, वैक्स हनी से बनता है ना, मोम, तो मोम भी गिफ्ट किया करते थे। नेक्स्ट लेट अस रीड अबाउट मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज कौन है? मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त by the Greek ruler of West Asia named Seleucus Nicator। तो ये एक रूलर है ग्रीक का, ग्रीस कंट्री है ना, आपको पता है। तो ग्रीस के लोगों को ग्रीक बोलते हैं, जैसे इंडिया के लोगों को वी कॉल देम इंडियन, तो ऐसे ही ग्रीस के लोग ग्रीक माने जाते हैं। तो ग्रीक का एक रूलर था, उसका नाम था सेल्यूकस। उसने अपना एक एम्बेसडर, एम्बेसडर का मतलब होता है अपना एक दूत, मैसेंजर, वो किसके कोर्ट में भेजा? वो भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था। और ये मेगास्थनीज इंडिया के अंदर बहुत समय तक रहा था, है ना, बहुत सालों तक रहा था। और मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ कॉल्ड इंडिका। तो मेगास्थनीज जब इतने साल इंडिया में रहा तो उसने एक बुक लिखी जिसका नाम उसने दिया इंडिका। और ये बुक हमको कहाँ जाके मिली है पता है? ये बुक हमको मिली है ग्रीस में जाके। और जब हम वहाँ के लोगों ने इसको पढ़ा तो देखा कि अरे इसमें तो इंडिया के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं। तो दे कॉन्टैक्टेड इंडियन हिस्टोरियंस, उन्होंने इंडियन हिस्टोरियंस को बुलाया और उस बुक की एक फ़ोटोकॉपी इंडियन लोगों को भी दी। उससे हमको पता चलता है कि उस समय का इंडिया कैसा था। तो मेगास्थनीज ने देखो क्या लिखा है, उसने लिखा है चंद्रगुप्त के बारे में, है ना, क्योंकि वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में रहता था। कोर्ट का मतलब होता है दरबार, पुराने समय में कोर्ट मीन्स दरबार। ही इज़ कैरिड इन अ गोल्डन पालकी, जो राजा था उसको एक गोल्डन पालकी में लेके जाया करते थे जब वो सिटी के विजिट के लिए या अपने शहर की भ्रमण के लिए घूमने के लिए निकलता था। गोल्डन का मतलब समझ रहे हो, है ना, मेड अप ऑफ गोल्ड। पालकी क्या होती है बेटा? एक पालकी नहीं होती जिसमें दुल्हन को बिठाते हैं, तो ऐसे ही पुराने टाइम पे राजा को घुमाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर पालकियाँ बनती थी जिसको आगे पीछे से लोग कैरी किया करते थे।
हिज गार्ड्स राइड एलिफेंट्स डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। अब उसके दोनों तरफ, चारों तरफ उसके बड़े बड़े गार्ड्स रहते थे, और वो जो गार्ड्स थे वो एलिफेंट्स पे चला करते थे। और एलिफेंट्स भी ऐसे वैसे नहीं थे, दे वर डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर। देखो कितना मतलब रिच हुआ करता था उस समय का किंगडम और एम्पायर। तो दैट्स वाई इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन बर्ड, सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी ना बोलते हैं इंडिया को, है ना। तो जो गार्ड थे वो जो एलिफेंट्स पे राइड करते थे, तो वो एलिफेंट्स भी गोल्ड और सिल्वर से डेकोरेटेड होती थी। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाइव बर्ड्स इंक्लूडिंग अ फ्लॉक ऑफ ट्रेन्ड पैरट्स सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्परर। और कुछ जो गार्ड्स होते थे वो ट्रीज को ही कैरी करते थे, जैसे हम लोग गमलों में प्लांट्स लगाते हैं ना, कोई कोई प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऐसे ही वो लोग भी कुछ गमले कैरी करते थे जिनमें बहुत बड़े बड़े ट्रीज लगे रहते थे, और उन ट्रीज के ऊपर बर्ड्स रहती थी। और उनमें से कुछ ट्रेन पैरट्स भी थी, जो पैरट्स क्या करती थी, एम्परर के सर के ऊपर सर्कुलर मोशन में गोल 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 उड़ती रहती थी। तो बड़ा सुंदर सा सीन होता होगा, है ना। किंग चल रहा है, गोल्डन पालकी में चल रहा है, उसके चारों तरफ बहुत सारे गार्ड्स एलिफेंट्स में चल रहे हैं, और कुछ गार्ड्स ने बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज को दे आर होल्डिंग, और उन ट्रीज के ऊपर बर्ड्स चू 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 करती हुई चल रही हैं। द किंग इज़ नॉर्मली सराउंडेड बाय आर्म्ड वुमेन। और किंग के बिल्कुल इमिडिएटली चारों तरफ वुमेन होती थी जिनके हाथों में आर्म्स होते थे, मतलब हथियार होते थे, तो इसका मतलब वो उसकी बॉडीगार्ड होती थी। ही इज़ अफ्रेड दैट समवन मे ट्राई टू किल हिम। राजा को हमेशा ये डर लगा रहता था कि कोई ना कोई उसको मार देगा, तो इसीलिए ही हैज़ स्पेशल सर्वेंट्स टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट्स। उसके लिए जब भी खाना बनता था तो वो अपने खाने को हमेशा अपने सर्वेंट्स को चखने के लिए देता था। वो ऐसे क्यों करते हैं, वो तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर उसमें कोई पॉइजन होगा तो व्हाट विल हैपन, तो उसके सर्वेंट्स पहले मर जाएंगे एंड ही विल बी सेव्ड। ही नेवर स्लीप्स इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट्स। अब उसके पैलेस में इतने सारे बेडरूम थे, है ना, तो वो अपने एक बेडरूम में 2 दिन से ज़्यादा नहीं सोता था। हर रात को, मतलब हर सेकेंड नाइट को अपना बेडरूम चेंज करता था। मेगास्थनीज रोट अबाउट पाटलिपुत्र। अब जो है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में भी क्या लिखा है, दिस इज़ अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी। वाओ, कितना सुंदर रखा होगा ना। कभी कभी आपको लगता नहीं कि वी शुड हैव अ टाइम मशीन वेयर बाय राइडिंग इन विच वी कुड हैव गॉन टू दोज टाइम्स, है ना। जैसे नोबिता के पास होता है ना टाइम मशीन, वो कहीं पर भी पहुंच जाता है। तो कभी कभी लगता है ना हिस्ट्री की इतनी सुंदर सुंदर बातों को पढ़ के कि काश हमारे पास भी टाइम मशीन होता और हमारे पुराने टाइम में चले जाते और देख पाते कि हमारा देश कितना सुंदर था। तो जो पाटलिपुत्र था, इट वॉज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी थी, एंड इट वॉज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल। इसको मैंने फोर्टिफिकेशन बताया था इन द प्रीवियस लेसन ऑफ क्लास 6। तो जब हम बड़े अपने पैलेस को, राजा के पैलेस को चारों तरफ से बड़े बड़े वॉल्स से कवर कर देते हैं तो इसको हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो ये एक बड़ी सी मैसिव वॉल थी पाटलिपुत्र के चारों तरफ, जिसमें पता है आपको, इट हैज़ 570 टावर्स। टावर्स ही टावर्स, ये टावर्स होते हैं बेटा, ये टावर्स होते हैं ना। तो कितने थे पता है, 570 बाय गॉड। और गेट कितने थे, 64। आप लोग जब स्कूल में जाते हो तो आपके स्कूल में मोस्टली 1-2, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 गेट होंगे, उससे ज़्यादा गेट तो नहीं होते, है ना। तो फिर भी देखो स्कूल कितना बड़ा होता है। तो सोचो जिस बिल्डिंग में 64 गेट्स होंगे तो वो वॉल कितनी बड़ी होगी। द हाउसेज ऑफ 2 और 3 स्टोरीज। जो हाउसेज थे वो 2 या 3 स्टोरीज हाई थे, एंड हाउसेज वर बिल्ट ऑफ वुड। या तो वो वुड की बनती थी या फिर मड ब्रिक, ईंटों की बनती थी। द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड। किंग का जो पैलेस है वो बहुत सुंदर वुड से बना हुआ था, एंड डेकोरेटेड विथ स्टोन कार्विंग। और उन वॉल्स में, उन वुडन पैलेस में स्टोन की बहुत सुंदर सुंदर कार्विंग की हुई थी। इट इज़ सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इंक्लोजर्स फॉर कीपिंग बर्ड। और राजा को जो पैलेस है उसके चारों तरफ गार्डन्स हैं, और उन गार्डन्स में उन्होंने बहुत सारी बर्ड्स को पाल रखा है। तो ये देखो, ये उस समय के लोगों के घर थे। ये या 2 स्टोरी होते थे या 3 स्टोरी उससे होते थे, बट ये या तो वुड के बने होते थे, ये देखो वुड का बना हुआ है पूरा, है ना। या फिर ये जो राजा का पैलेस है, ये पैलेस देखो कितना सुंदर है ना, बिल्कुल वुड का बना हुआ है। वाह, कितना बढ़िया इसके अंदर कार्विंग की गई है।
अशोका अ यूनिक रूलर का मतलब आप समझते हो, जो बिल्कुल सबसे हटके हो, सबसे अलग हो। तो ऐसा क्यों था, अशोक सबसे अलग क्यों था? द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। जो मौर्यन डायनेस्टी थी उसमें बहुत सारे रूलर थे, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और फेमस है, ही वॉज अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस मैंने आपको फर्स्ट सेकेंड स्लाइड में दिखाया था। जो स्टोन के जो वॉल्स होते हैं, स्टोन के जो पिलर्स होते हैं, उनके ऊपर जब हम हैंड राइटिंग करते हैं तो उनको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। तो अशोका के इंस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा फेमस है। इससे पहले जो मैंने आपको मैप दिखाया था, तो मैप में भी आपने देखा था कितनी सारी जगह पे इंस्क्रिप्शंस है ना अशोका के। तो जो अशोका हिस्ट्री में अपने इंस्क्रिप्शन के लिए ही फेमस है। उसने अपने इंस्क्रिप्शंस क्यों लिखे? टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल। अपने जो मैसेज थे, अपने जो ऑर्डर थे, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो हर लोग के पास तो नहीं जा सकता ना कि मेरा ये मैसेज है ना, इसको सुनो। तो व्हाट ही डिड, उसने अपने सारे मैसेजेस को बड़े बड़े पिलर्स में इंस्क्राइब करवा दिया। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। उसकी जो इंस्क्रिप्शंस थी बेटा, वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी हुई थी, है ना। प्राकृत लैंग्वेज का मतलब समझते हैं आप? ये एक लैंग्वेज होती थी, ये बुद्ध भगवान भी यूज़ करते थे इस लैंग्वेज को। तो उस समय मौर्यन डायनेस्टी के लोग जो है इसी लैंग्वेज को बोलते थे। जैसे अभी हम लोग हिंदी मोस्टली बोलते हैं, या इंग्लिश बोलते हैं, या बंगाली बोलते हैं, या कुछ भी बोलते हैं। तो उस समय के लोगों की मोस्टली जो लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। नाउ सी अशोका अ यूनिक रूल। Now let us see why he was unique. Most of the Ashoka's inscriptions were in Prakrit and were written in Brahmi script. ये देखो, जो हम अभी हिंदी लिखते हैं ना बेटा, हिंदी हिंदी की स्क्रिप्ट को देवनागरी बोलते हैं। हिंदी तो लैंग्वेज है ना। बट जो स्क्रिप्ट होती है, मतलब जो राइटिंग होती है, इसको हम इसको हम देवनागरी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी स्क्रिप्ट है वो देवनागरी है, और जो हमारी लैंग्वेज है वो हिंदी है। अब ये बंगाली स्क्रिप्ट है, ये मलयालम स्क्रिप्ट है, ये तमिल की स्क्रिप्ट है ना। ये अर्ली ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और सब में देखो अ लिखा हुआ है। ये इनका अ कैसा है, ये अ कैसा है, ये अ कैसा है, ये अ कैसा है। कितना डिफिकल्ट है ना मलयालम का अ, ये तमिल का अ। ये देखो, ये प्राकृत लैंग्वेज है। ठीक है, ये प्राकृत लैंग्वेज है। कितना साफ सुंदर लिखा हुआ है देखो। 2300 ईयर्स 2300 ईयर्स अगो लिखा हुआ है, बट अभी भी देखो एकदम कुछ भी इसमें खराबी नहीं हुई है, एज इट इज़ है। तो पत्थर पे लिखी हुई चीज़ हमेशा हमेशा के लिए रहती है। Kalinga War, let us know about it. Kalinga is the ancient name of coastal Odisha. ये उड़ीसा है, इसका पुराना नाम था कलिंगा। तो अशोका फाउट अ वॉर टू कनकर कलिंगा। अशोक यहाँ पे रहता था, है ना, पाटलिपुत्र में रहता था। तो ये जो एरिया था वो उसके अंडर में नहीं था। तब उसको लगा मैंने पूरा भारत तो कब कैप्चर कर लिया है, कब्जा लिया है, तो ये कलिंगा ही क्यों छूटा हुआ है। तो चलो मैं कलिंगा को भी लड़ाई करके वहाँ उसको भी जीत लेता हूँ। He was so horrified when he saw the violence and bloodshed that he decided not to fight any more wars. जब कलिंगा वॉर हुआ तो उसमें जो है बहुत बड़ी जो है आर्मी अशोका के पास थी। इतनी बड़ी आर्मी को लेके जो है वो कलिंगा उड़ीसा गया, और वहाँ पे उसने कितने दिनों तक लड़ाई की। और लड़ाई के फाइनली क्या हुआ रिजल्ट, कि जो कलिंगा का रूलर था वो हार गया और अशोका जीत गया। पर उस जीतने के बाद जो है एक बार शाम के टाइम पे वो ऐसी बैटल फील्ड जो होता है ना बेटा, उस समय बैटल फील्ड क्या होता था, एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता था जहाँ पे दोनों राज्यों की आर्मी आमने सामने मिलती थी। तो बैटल फील्ड में जब गया तो शाम के टाइम पे उसने देखा सब जगह पे कोई सैनिक के हाथ कटा हुआ है, कोई सैनिक का सिर कटा हुआ है, कोई सैनिक बिल्कुल मर गया है, कोई सैनिक मरने वाला है, कोई सैनिक दर्द से चीख रहा है। तो सब जगह कटा फटा है ना, ऐसे बुरी तरह कंडीशन में लोग मरे पड़े थे, कुछ मर रहे थे, कुछ मरने के लिए वेट कर रहे थे, है ना। इतनी बुरी कंडीशन हो रखी थी। ये सब देख के उसको बहुत बुरा लगा, एंड ही डिसाइडेड टू गिव अप वॉर। और उसने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि वो अब आगे से कोई भी वॉर फाइट नहीं करेगा, क्योंकि वॉर कभी भी अच्छे नहीं होते हैं।
So he is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. वैसे तो मोस्टली क्या होते हैं, जब लोग हार जाते हैं तो उसके बाद डिसाइड करते हैं कि चलो अब मुझसे होगा नहीं, अब मैं आगे कोई वॉर नहीं करूँगा, बट वो हिस्ट्री का एक लौता ऐसा राजा है बेटा जिसने लड़ाई जीती, और लड़ाई जीतने के बाद उसने क्या कर दिया, उसके बाद कभी भी लड़ाई ना करने का डिसीजन लिया. What was Ashoka's Dhamma? अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड. धम्मा जो है पुराना वर्ड है, ब्राह्मी वर्ड है, इसको धर्म का वर्ड है ना, इसी से बाद में हम लोगों ने वर्ड बनाया था धर्म. तो धर्म को उस समय ये लोग क्या कहते थे, धम्मा कहते थे. सो अशोका के जो धम्मा है, अशोका ने अपना एक रिलीजन बनाया था. उस रिलीजन के अकॉर्डिंग कोई भी गॉड का वर्शिप नहीं करते थे उसमें, है ना, कोई एक भगवान का फोटो या फिर कुछ पिक्चर्स वगैरह नहीं होती थी वर्शिप करने के लिए. और उसके धर्म में, अशोका के धर्म में कोई परफॉर्मेंस भी नहीं थी, कोई सेक्रीफाइस भी नहीं थी, कोई मतलब धर्म कर्म कांड, है ना, रिचुअल सेक्रीफाइसेस, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं थी. सिंपल और बढ़िया प्लेन सा उनका रिलीजन था. ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स. जैसे एक फादर अपने चिल्ड्रन को समझाता है, वैसे ही एक किंग की ड्यूटी होती है कि वो अपनी जनता को भी अच्छे से समझाए, उनको गाइड करे. ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा. तो भगवान बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, भगवान बुद्ध ने भी एक रिलीजन बनाया था बेटा, उस रिलीजन को हम बोलते हैं बुद्धिज़्म. बुद्धिज़्म वर्ल्ड के सबसे पीसफुल रिलीजन में से एक माना जाता है, बल्कि इनफैक्ट सबसे ज़्यादा जो पीसफुल रिलीजन है वो इन वर्ल्ड का बुद्धिज़्म है. बहुत शांति मिलती है इस रिलीजन में, कोई फालतू के जो है चोंचले वगैरह नहीं होता है, दिखावा नहीं होता है ना, दुनिया भर के जो है गलत चीज़ें नहीं है. तो ये इसी बुद्ध रिलीजन से जो है अशोका इंस्पायर हुआ था. वट वॉज अशोकास धम्मा? पीपल इन द एम्पायर फॉलोड डिफरेंट रिलीजन. जो अशोक का जो एम्पायर था वहाँ पे लोग अलग अलग रिलीजन को फॉलो कर रहे थे उस समय. मोस्टली क्या क्या रिलीजन होते होंगे, बहुत सारे लोग तो हिंदू थे, कुछ बुद्धिस्ट थे, कुछ जैनिज्म थे, कुछ छोटे मोटे अपने रिलीजन्स को फॉलो करते थे. एंड दिस समटाइम लेड टू कॉन्फ्लिक्ट. और इस कारण से क्या होता था, लोगों के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट यानी झगड़ा होता था. एक बोलता था माई रिलीजन इज़ बेटर और सुपीरियर देन योर्स, तो दूसरा बोलता था नो योर रिलीजन इज़ इन्फीरियर देन माइन. तुम्हारा रिलीजन छोटा है, मेरा रिलीजन बड़ा है. तो सब लोग इसीलिए लड़ते रहते थे. एनिमल्स वर सेक्रीफाइड. बेचारे जो बेजुबान लोग हैं, जानवर हैं, उनका सेक्रीफाइस होता था पूजा के नाम पे. स्लेव्स एंड सर्वेंट्स वर इल ट्रीटेड. जो बेचारे सर्वेंट्स होते थे, जो स्लेव्स यानी दास होते थे, उनको बहुत जो स्लेव्स और सर्वेंट्स होते थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, है ना. आज के टाइम पे भी देखो कभी कभी हमको न्यूज़ चैनल में देखने को मिल जाता है कि कुछ पढ़े लिखे लोग जो अपने घरों में छोटे बच्चों को नौकर के रूप में रखते हैं, तो वो उनके साथ कितना बुरा ट्रीटमेंट करते हैं, उनको कितने दिनों तक खाना नहीं देते, उनसे घर से पूरा काम कराते हैं घर का, है ना. तो देखो जो बुरा ट्रीटमेंट करता है, बुरा व्यवहार करने वाला है, वो तो पहले भी खराब ही थे और अभी भी खराब है. इतने सालों के बाद, इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी लोगों की मेंटेलिटी तो चेंज नहीं हुई है. अभी भी लोग कितने लोगों को, अपने नौकरों को परेशान करते हैं ना. तो उनको जो है सजा देने के लिए भगवान है वैसे ऊपर, बट उस समय जो है ये सब चीज़ देख के अशोक को बहुत बुरा लगता था. देयर वर क्वारल्स इन फैमिलीज. फैमिलीज के अंदर क्वारल्स होते थे, लोग अपने पड़ोसियों के साथ लड़ते थे. अशोका फेल्ट दैट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. अब अशोका तो उस किंगडम का, उस एम्पायर का राजा था, तो उसको लगा कि वो उसकी ड्यूटी बनती है कि ही शुड सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स. सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धम्म महामाता. तो इसीलिए उसने कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, और उन ऑफिसर्स का नाम पता है क्या रखा? दे वर कॉल्ड धम्म महात्मा, महामत्ता. अब उनका क्या काम था? दे वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा. तो अशोका ने जो नया रिलीजन बनाया था धम्मा, उसकी जो टीचिंग्स हैं, उसकी जो शिक्षाएं हैं, उसको बताने के लिए वो सारे ऑफिसर्स एक जगह से दूसरे जगह घूमा करते थे.
अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व अ वर्शिप ऑफ अ गॉड। अशोका के धम्मा के अंदर कोई एक भगवान की पूजा है ही नहीं, उसके अंदर कोई परफॉर्मेंस भी नहीं है और कोई सेक्रीफाइस भी नहीं है। अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। पिलर्स अभी हमने आपको दिखाए थे, पिलर्स के ऊपर भी अशोका ने अपने सारे आदेशों को लिखा हुआ है। तो ऐसे ही ये भी एक अशोका का रॉक है ना, जहाँ पर भी उसको पत्थर मिलते थे बड़े बड़े, वो उनके ऊपर अपने टीचिंग्स लिख दिया करता था। तो अगर आपको दिख रहा है ये, तो इसको जूम करके देख सकते हो। देखो इसके ऊपर कितने बढ़िया से जो है हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। बट ये पत्थर थोड़ा सा डैमेज हो गया है, टूट गया है, कि लोगों ने इसको तोड़ दिया है ना। बट अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको प्रिजर्व कर लिया है, इन सब ऑफिस स्टोन्स को। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स। अब अशोका ने जो है इंडिया के अंदर से जो अपने धम्म महामाता को उसने सेलेक्ट किया था, उनको कंट्रीज, बाकी कंट्रीज में भी भेजा, सो दैट बाकी कंट्रीज के लोग भी धम्म को फॉलो करें। कौन कौन सी कंट्री में भेजा उसने? सीरिया में, इजिप्ट में, श्रीलंका में, ग्रीस में, इन सारी कंट्रीज में उसने अपने ऑफिसर्स को अपना धर्म फैलाने के लिए भेजा। He built roads, dug wells, built rest houses. Beside, he arranged for medical treatment for both human beings and animals. तो जब पुराने टाइम पे लोग बहुत ट्रैवल किया करते थे, तो रास्ते में उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, तो पुराने टाइम के लोग क्या करते थे, ये रेस्ट हाउसेस बना देते थे। रात में वो इन्हीं के अंदर में रहा करते थे, और रास्ते में लोगों को पीने के लिए वेल्स, तो रास्ते में पीने के लिए लोगों के लिए वेल्स भी बनाया करते थे। ओके, नेक्स्ट है टीचिंग्स ऑफ धम्मा। धम्मा की क्या क्या टीचिंग्स है? सबसे पहले ही है बी जेंटल विथ स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। अपने स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करो, जेंटल रहो। रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर, आपसे जो भी अपना एल्डर है, जो भी बड़े हैं, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करो। ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विथ कंपैशन, भगवान के बनाए हुए जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे जानवर क्यों ना हो, उनको अच्छे से ट्रीट करो, उनको भी प्यार से व्यवहार करो। गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, अगर आपके डोर स्टेप पे कभी भिक्षा मांगने के लिए ब्राह्मण आते हैं, मॉन्क्स आते हैं, तो उनको भिक्षा दो। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर, अपने रिलीजन को तो प्रेज करना, तारीफ करना, और दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करना गलत है, रॉन्ग है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन, हर किसी को एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। द रामपुरवा बुल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये रामपुरवा बुल है। अब रामपुरवा कहाँ है? ये बिहार में है। तो ये भी अशोका का एक जो है पिलर है, जिसके ऊपर से इसको उठा के लेके आए, निकाल के लेके आए, क्योंकि ये वहाँ पे डैमेज हो रहा था। और पता है अब ये कहाँ पर है? ये है राष्ट्रपति भवन में, जो प्रेसिडेंट्स हाउस है ना, तो उसके जो है, ये देखो यहाँ से स्टेयर्स जा रहे हैं, तो उसके आंगन में इसको स्टैब्लिश किया गया है। तो ये देखो ये कितना इम्पॉर्टेंट ये स्कल्पचर है, ये कितनी इम्पॉर्टेंट मूर्ति है, कितने सालों पुरानी। इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, ट्रेड रूट्स का मतलब है कहाँ कहाँ पे जो है अशोकन टाइम पे, मौर्यन टाइम पे इंडिया के साथ बाकी कंट्रीज़ का ट्रेड होता था। ये है चाइना के साथ होता था, ईरान, ये इंडिया है, तो इस साइड तो ये पूरा चाइना है, तो चाइना के साथ भी इनका ट्रेड होता था। कौन कौन से रास्ते से जाते थे बेटा? ये देखो ये सी रूट है ना, ये जो दिखाई दे रहा है ब्लू के ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो ये सी रूट है। और अगर हम ऐसे लैंड के रास्ते जा रहे हैं तो ये देखो ये लैंड रूट है, इधर से ऐसे जाएंगे तो ये लैंड रूट है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, somewhat before the time of the Mauryan Empire, about 2500 years ago, 2300 ईयर अगो तो मौर्यन एम्पायर स्टार्ट हुआ था। उनसे 100 साल पहले चाइना के जो एम्परर्स हैं, उन्होंने ग्रेट वॉल बनानी स्टार्ट करती थी। इट वॉज मेंट टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर, जो चाइना के जो रूलर्स थे, उन्होंने भी अपनी टेरिटरी को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए इस लार्ज वॉल को
बिल्ड किया था। और जो ये वॉल है पता है आपको, ये इट इज़ अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग। बाप रे, बहुत लंबी है तो, है ना। 6400 कितना होता है पता है आपको? कश्मीर से अगर हम कन्याकुमारी जाएंगे तो वो भी 3000 किलोमीटर है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी जाएंगे और कन्याकुमारी से फिर कश्मीर आएंगे, तो इतना जो है लंबी ये वॉल है। कितना टाइम लगा होगा इस वॉल को बनाने के लिए, बाप रे। एंड इज़ मेड ऑफ स्टोन, ये स्टोन से बनी हुई है और ब्रिक भी लगे हुए हैं इसमें। और विद अ रोड अलोंग द टॉप, और पता है इसके टॉप में एक रोड भी बना रखी है। सेवरल थाउजेंड पीपल वर्क टू बिल्ड द वॉल, इस वॉल को बनाने के लिए कितने हजार लोगों ने काम किया, बाप रे। देर आर वॉच टावर्स ऑल अलॉन्ग द डिस्टेंसेज अबाउट 100 to 200 मीटर। अब देखो ये वॉच टावर है, इनके ऊपर जो है खड़े होकर सोल्जर्स लोग देखते थे कि कोई दुश्मन तो उनकी तरफ नहीं आ रहा है। और ये 100 से 200 मीटर पे है ना, इधर से लेके इधर तक का जो डिस्टेंस है वो या तो 100 मीटर का है या 200 मीटर का है। तो इतने नज़दीक नज़दीक में इन लोगों ने वॉच टावर्स बना रखे थे। सो लेसन आपका फिनिश हो गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप पॉज कर लेना वीडियो को इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, और उसके बाद उनके आंसर्स को भी देने को ट्राई करना। अगर आपको आंसर्स नहीं आ पा रहे हैं इनका, तो इसका मतलब आपको लेसन अच्छे से समझ नहीं आया है। आप लेसन को दोबारा से रिप्ले करेंगे और दोबारा से लेसन पढ़ेंगे। एंड प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो आवर चैनल। इससे हमको और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए हम और अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे, जिससे आपके कंपटीशन, आपके करियर में अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलता है तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। थैंक यू सो मच।